आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं ब्रिटिश भारत के दौर में और देखते हैं कि उस जमाने में शिक्षा और प्रेस का ताना बाना मतलब उनका विकास कैसे हुआ। हमारे पास एनसीईआरटी की किताबों से कुछ बहुत दिलचस्प जानकारी है इस पर। हाँ बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के राज से लेकर फिर क्राउन रूल और आज़ादी के बाद तक ये पूरा एजुकेशन सिस्टम और मीडिया यानी प्रेस का सीन कैसे बदला। शुरू में तो अंग्रेजों को कहते हैं भारतीयों को पढ़ाने लिखाने में कोई खास रुचि नहीं थी। उनका ध्यान तो पूरी तरह व्यापार और मुनाफे पर था। सही बात है। तो फिर ये सब शुरू कैसे हुआ, आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और ये देखना काफी रोचक रहेगा कि कैसे शुरू में जो एक तरह की उपेक्षा थी उससे धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर्ड कह सकते हैं मनज़्ज़म शिक्षा व्यवस्था बनी। हाँ, ये बात और है कि वो विवादों से भी भरी थी। अच्छा। और फिर प्रेस ने यानी अखबारों ने कैसे आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई, वो भी तब जब सरकार उन पर लगातार मतलब पाबंदियां लगा रही थी। तो शुरुआत करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती दिनों से। हाँ, जैसा आपने कहा, शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी को शिक्षा की कोई खास फिक्र नहीं थी। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में अपनी व्यवस्थाएं तो थी ही। जी, गुरुकुल थे, मदरसे थे, पारंपरिक शिक्षा चल रही थी। तो ये जो आधुनिक शिक्षा मॉडर्न एजुकेशन की बात है, ये ब्रिटिश राज में ही शुरू हुई और पहले 60 साल तो मतलब कंपनी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल। इस पूरे विकास को हम दो फेज में देख सकते हैं। पहला कंपनी के शासन के तहत और दूसरा 1857 के बाद जब शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ताज के पास चला गया। ठीक है, तो पहले कंपनी के दौर की बात करते हैं। कुछ शुरुआती कोशिशें हुई थीं क्या? हाँ, कुछ हुई। जैसे 1781 में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे गवर्नर जनरल। उन्होंने कैलकाटा मदरसा की स्थापना की। कैलकाटा मदरसा, अच्छा। हाँ। इसका मकसद क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम कानून और उससे जुड़े जो विषय थे उनकी पढ़ाई करवाना। और फिर 1784 में एक और नाम आता है, विलियम जोन्स का। वो कलकत्ता आए। हाँ, विलियम जोन्स। वो भारतीय संस्कृति, यहाँ की परंपराओं और भाषाओं को लेकर काफी उत्साही थे। उन्होंने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, है ना? जी हाँ, बिल्कुल, जिसने भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। फिर 1791 में बनारस में भी कुछ हुआ। हाँ, 1791 में जोनाथन डंकन थे। उन्होंने बनारस मतलब वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज शुरू किया। अच्छा, संस्कृत कॉलेज। तो जाहिर है हिंदू कानून और दर्शन के लिए होगा ये। बिल्कुल, हिंदू कानून और फिलॉसफी के अध्ययन के लिए। फिर 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज, इसका क्या उद्देश्य था? इसका मकसद था कि कंपनी के जो सिविल सर्वेंट ब्रिटेन से आते थे उन्हें भारत की भाषाएं, यहाँ के रीति रिवाज वगैरह सिखाए जाएं ताकि वो प्रशासन ठीक से चला सकें। इसी दौरान कुछ भारतीय भी थे जो बदलाव चाह रहे थे। हाँ, और मिशनरीज का भी रोल था। हाँ बिल्कुल। राजा राम मोहन रॉय जैसे जो प्रबुद्ध भारतीय थे और साथ ही ईसाई मिशनरी वो सरकार पर दबाव बनाने लगे थे। किस बात के लिए दबाव? कि भाई आप लोग आधुनिक सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष और पश्चिमी ढांचे की शिक्षा को बढ़ावा दो। उनका मानना था कि पश्चिमी शिक्षा ही भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का हल है। और मिशनरीज, उनका क्या एजेंडा था? मिशनरियों ने खास तौर पर जो सिरामपुर के मिशनरी थे उन्होंने शिक्षा फैलाने में काफी जोश दिखाया। लेकिन हाँ, उनका एक मकसद ईसाई धर्म का प्रचार करना भी था, ये भी सच है। ठीक है। फिर एक अहम मोड़ आया 1813 में चार्टर एक्ट के साथ। जी हाँ, 1813 का चार्टर एक्ट ये महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने पहली बार कम से कम सिद्धांत के तौर पर यह माना कि भारतीयों को शिक्षित करना और भारत में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देना कंपनी की जिम्मेदारी का हिस्सा है। अच्छा, तो इसमें क्या प्रावधान था? एक्ट ने कंपनी को निर्देश दिया कि वो इस काम के लिए सालाना मतलब हर साल 1 लाख रुपए मंजूर करें। 1 लाख रुपए उस जमाने में शायद बड़ी रकम होगी, लेकिन पूरे भारत के लिए? हाँ, देखा जाए तो ये रकम बहुत छोटी थी। और मजे की बात यह है कि ये पैसा भी 1823 तक यानी 10 साल तक दिया ही नहीं गया। अरे, और इसी बीच राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग क्या कर रहे थे? वो लगातार आवाज उठा रहे थे। वो पश्चिमी मानविकी मतलब ह्यूमैनिटीज और विज्ञान की शिक्षा के बड़े समर्थक थे। उन्होंने कलकत्ता कॉलेज खुलवाने में मदद भी की। तो मतलब एक बहस शुरू हो गई थी कि पढ़ाना क्या है और कैसे पढ़ाना है। बिल्कुल, यहीं से शुरू हुआ वो मशहूर प्राच्यवादी आंग्लवादी विवाद यानी ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। अच्छा, ये क्या था, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट? हाँ, उस वक्त एक जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनी थी। उसके अंदर ही 2 गुट बन गए। एक थे प्राच्यवादी यानी ओरिएंटलिस्ट। वो क्या चाहते थे? भाषाएं हों जैसे संस्कृत, अरबी,
फारसी, और पढ़ाई का फोकस भी भारतीय ज्ञान और साहित्य पर ही रहे। और दूसरे थे आंग्लवादी यानी एंग्लिसिस्ट्स। जी, वो पश्चिमी विज्ञान और साहित्य पर जोर दे रहे थे और उनका कहना था कि पढ़ाई का मीडियम अंग्रेजी होना चाहिए। उनकी दलील क्या थी? अंग्रेजी क्यों? उनका तर्क था कि भारतीय भाषाओं में आधुनिक ज्ञान मतलब मॉडर्न साइंस वगैरह पढ़ाने की क्षमता नहीं है, और दूसरा, अंग्रेजी पढ़ने से भारतीयों को सरकारी नौकरियां मिलने में आसानी होगी। तो इस बहस का नतीजा क्या निकला? कौन जीता? आखिरकार जीत आंग्लवादियों की हुई। ये तय हुआ कि उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन का माध्यम अंग्रेजी ही होगा। और इसी पृष्ठभूमि में 1835 में लॉर्ड मेकाले का वो प्रसिद्ध स्मरण पत्र मेकालेज मिनट आया। हाँ, मेकाले, वो तो आंग्लवादी विचारों के जबरदस्त समर्थक थे। उन्होंने प्राच्यवादी शिक्षा की कड़ी आलोचना की। उनका उद्देश्य क्या था? उन्होंने क्या कहा? मेकाले का उद्देश्य बहुत साफ था। वो एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते थे जो उनके ही शब्दों में रक्त और रंग में भारतीय हो, लेकिन स्वाद, राय, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। अच्छा, मतलब वो ब्राउन साहिब बनाना चाहते थे। हाँ, कह सकते हैं। उनका मानना था कि सरकार के पास जो सीमित पैसा है उसे अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिमी विज्ञान और साहित्य पढ़ाने पर ही खर्च करना चाहिए। और उन्होंने प्राइमरी शिक्षा का क्या किया? आम लोगों की शिक्षा का? उन्होंने प्राइमरी स्कूलों की मतलब जन शिक्षा की एक तरह से उपेक्षा की और एक सिद्धांत दिया, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, ये क्या था? इसका मतलब था कि शिक्षा सिर्फ समाज के ऊंचे तबके मतलब उच्च वर्गों के एक छोटे से हिस्से को दी जानी चाहिए। सिर्फ थोड़ी से लोगों को? क्यों? उनका मानना था कि ज्ञान और आधुनिक विचार इन ऊंचे वर्गों से अपने आप छन छन कर फिल्टर होकर नीचे आम जनता तक पहुंच जाएंगे। क्या वाकई ऐसा हुआ? ये थ्योरी काम कर पाई? इस पर तो हमेशा सवाल उठते रहे हैं। ये कितना व्यवहारिक था कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाया गया 1854 में। 1854? कौन सा कदम? चार्ल्स वुड का शिक्षा पर प्रेषण आया, जिसे वुड्स डिस्पैच कहते हैं। इसे अक्सर भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, क्योंकि ये भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए पहला, कह सकते हैं, व्यापक प्लान था, एक पूरा खाका था। इसमें खास बातें क्या थीं? क्या इसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को बदला? इसने सरकार को निर्देश दिया कि जन शिक्षा यानी आम लोगों तक शिक्षा पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है, और इसने कम से कम कागज पर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन सिद्धांत को खारिज कर दिया। तो फिर इसने क्या सिस्टम सुझाया? इसने शिक्षा का एक पूरा पदानुक्रम, एक हायरार्की बताई। सबसे नीचे वर्नाक्युलर यानी स्थानीय भाषाओं में प्राइमरी स्कूल, ठीक है। फिर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाक्युलर हाई स्कूल और उनसे जुड़े हुए कॉलेज, एफिलिएटेड कॉलेज। अच्छा। और फंडिंग? इसने निजी प्रयासों को मतलब प्राइवेट स्कूलों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी अनुदान यानी ग्रांट्स एंड एड, ग्रांट्स एंड एड मतलब आर्थिक मदद। हाँ, स्कूलों को खोलने और चलाने के लिए सरकार की तरफ से पैसा। और क्या था इसमें? महिलाओं की शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग। हाँ, इन पर भी जोर दिया गया। महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी वोकेशनल ट्रेनिंग को भी महत्व दिया गया, और ये भी कहा गया कि सरकारी संस्थानों में जो शिक्षा दी जाए वो धर्मनिरपेक्ष हो, सेक्युलर हो। ये तो काफी प्रगतिशील लग रहा है। और यूनिवर्सिटीज? इसी डिस्पैच की सिफारिश पर 1857 में 3 प्रेसिडेंसी शहरों कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 1857? ये तो वही साल है जब विद्रोह हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल उसी साल ये यूनिवर्सिटी स्थापित हुई। ये वुड्स डिस्पैच का एक बड़ा नतीजा था। तो ये था कंपनी के अधीन शिक्षा का विकास। फिर 1857 के बाद जब शासन सीधे क्राउन के हाथ में आया, तब क्या बदलाव हुए? हाँ, 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में कई और सुधार हुए। नए कमीशन बने, जैसे कि सबसे पहले 1882-83 में आया हंटर शिक्षा आयोग। हंटर आयोग? इसके अध्यक्ष W. हंटर थे। जी हाँ, इस आयोग का काम था कि 1854 के वुड्स डिस्पैच के बाद से देश में शिक्षा की क्या प्रगति हुई है उसकी समीक्षा करना। इसने किस पर फोकस किया, यूनिवर्सिटीज पर या स्कूलों पर? आयोग ने खुद को ज्यादातर प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा तक ही सीमित रखा, यूनिवर्सिटीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इसकी सिफारिशें क्या थीं प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए? मुख्य सिफारिशें थीं, पहली कि राज्य को यानी सरकार को प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और सुधार की विशेष जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और ये शिक्षा स्थानीय भाषाओं
वर्नाक्युलर में दी जानी चाहिए। ठीक है। और स्कूलों का मैनेजमेंट? दूसरी सिफारिश थी कि प्राइमरी स्कूलों का नियंत्रण और प्रबंधन जो नए नए जिला और नगर पालिका बोर्ड बन रहे थे उनको सौंप देना चाहिए ताकि स्थानीय भागीदारी बढ़े। और हाई स्कूल के बारे में? हाई स्कूल ही इसने 2 तरह के पाठ्यक्रम सुझाए। एक साहित्यिक, जो छात्रों को यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए तैयार करे, और दूसरा व्यावसायिक वोकेशनल, जो छात्रों को सीधे व्यापार या अन्य रोजगार कमर्शियल करियर्स के लिए तैयार करें। ये तो काफी प्रैक्टिकल सोच थी। महिला शिक्षा के बारे में कुछ कहा? हाँ, आयोग ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि महिलाओं की शिक्षा के लिए जो मौजूदा सुविधाएं हैं वे अपर्याप्त हैं और उन्हें बढ़ाने की जरूरत है। तो हंटर आयोग की सिफारिशों का असर हुआ? हाँ, इसके बाद अगले 2 दशकों में माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा का काफी तेजी से विकास हुआ और इसमें भारतीयों की भूमिका भी बढ़ी। इसी दौर में, जैसा हमने पहले बात की, पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 भी स्थापित हुई। ठीक है। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में यूनिवर्सिटीज पर फिर से ध्यान गया। 1902 में रैले आयोग। जी, 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय रैले आयोग बना। इसका काम था विश्वविद्यालयों की स्थिति और उनकी संभावनाओं की जांच करना। इसने प्राइमरी या सेकेंडरी शिक्षा पर रिपोर्ट नहीं दी, सिर्फ यूनिवर्सिटीज पर फोकस किया। और इसकी सिफारिशों पर 1904 में एक कानून भी आया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। हाँ, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। ये रैले आयोग की सिफारिशों पर ही आधारित था। इस एक्ट का मकसद क्या था? सुधार या नियंत्रण? इसका उद्देश्य यूनिवर्सिटीज की कार्यप्रणाली और शिक्षा के स्तर में सुधार करना है, लेकिन असल में इसके जरिए सरकार यूनिवर्सिटीज पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती थी, खासकर कलकत्ता यूनिवर्सिटी पर, जो उस समय राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र बन रही थी। अच्छा, तो इसमें क्या प्रावधान थे जिससे नियंत्रण बढ़ता? कई चीजें थी। जैसे यूनिवर्सिटीज को कहा गया कि वो पढ़ने पढ़ाने के साथ रिसर्च पे ज्यादा ध्यान दें। यूनिवर्सिटी की जो गवर्निंग बॉडी होती थी, सीनेट, उसमें सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों, फेलोज की संख्या बढ़ा दी गई और उनका कार्यकाल घटा दिया गया। मतलब सरकारी दखल ज्यादा हो गया? बिल्कुल। सरकार को यूनिवर्सिटी के सीनेट द्वारा पास किए गए नियमों को वीटो करने का अधिकार मिल गया। प्राइवेट कॉलेजों को यूनिवर्सिटी से मान्यता, एफिलिएशन लेने की शर्तें और सख्त कर दी गई। और पैसे? हाँ, उच्च शिक्षा और यूनिवर्सिटीज के सुधार के लिए अगले 5 साल तक सालाना 5 लाख रुपए मंजूर किए गए। तो राष्ट्रवादियों की क्या प्रतिक्रिया थी इस एक्ट पर? उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने इसे यूनिवर्सिटीज की स्वायत्तता खत्म करने और राष्ट्रवाद को दबाने की कोशिश माना। लेकिन यूनिवर्सिटीज तो फिर भी खुलती रहीं। हाँ, इस एक्ट के बाद भी नई यूनिवर्सिटीज खुली। 1916 से 1921 के बीच मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ, उस्मानिया, ये सब यूनिवर्सिटीज इसी दौर में स्थापित हुई। ठीक है। 1913 में शिक्षा नीति पर एक सरकारी प्रस्ताव भी आया था। हाँ, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913। इसमें सरकार ने अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा की जिम्मेदारी लेने से तो साफ इनकार कर दिया। अच्छा, तो फिर क्या कहा? लेकिन ये माना कि देश में निरक्षरता एक बड़ी समस्या है और उसे दूर करने की नीति अपनाई जाएगी। प्रांतीय सरकारों से आग्रह किया कि वे गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए मुफ्त प्राथमिक शिक्षा शुरू करने के लिए कदम उठाएं। साथ ही सेकेंडरी स्कूलों की क्वालिटी सुधारने और यूनिवर्सिटीज को टीचिंग के साथ रिसर्च पर भी फोकस करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण आयोग आया, सैडलर आयोग, 1917-1919। जी, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। ये बना तो था खासतौर पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी की समस्याओं की जांच के लिए, लेकिन इसकी रिपोर्ट और सिफारिशें इतनी व्यापक थीं कि वो बाकी यूनिवर्सिटीज पर भी लागू हुईं। इसने किस दायरे को देखा? सिर्फ यूनिवर्सिटी या स्कूल भी? इसने स्कूल स्तर से लेकर यूनिवर्सिटी स्तर तक की पूरी शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थीं? सबसे अहम बात इसने कही कि अगर यूनिवर्सिटी शिक्षा सुधारनी है तो उससे पहले माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन में सुधार करना जरूरी है। ये उसकी पहली शर्त है। अच्छा, और क्या कहा सेकेंडरी एजुकेशन के लिए? इसने कहा कि स्कूल का कोर्स 12 साल का होना चाहिए। छात्र इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लें, न कि मैट्रिक के बाद। तो मतलब इंटरमीडिएट की पढ़ाई स्कूल का हिस्सा बन जाए? हाँ, इंटरमीडिएट कक्षाओं को यूनिवर्सिटी से हटाकर स्कूलों से जोड़ा जाए और डिग्री कोर्स 3 साल का हो। ये वही 10+2+3 का ढांचा है जिसकी नींव यहाँ पड़ी। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। और यूनिवर्सिटीज के लिए? यूनिवर्सिटी के नियमों को कम सख्त बनाने की बात कही। यूनिवर्सिटीज को एकात्मक, आवासीय
और शिक्षण केंद्रित स्वायत्त संस्थाओं के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। और कुछ खास? महिला शिक्षा, अप्लाइड साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई और टीचर्स की ट्रेनिंग पर भी जोर दिया। सैडलर आयोग की सिफारिशों का काफी असर हुआ होगा। हाँ, अगले कुछ सालों में कई यूनिवर्सिटीज इसी मॉडल पर बनी या उनमें सुधार किए गए। फिर 1929 में हार्टॉग समिति आई। हाँ, हार्टॉग कमेटी, ये साइमन कमीशन का ही एक हिस्सा थी। इसने शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट दी। इसने क्या कहा, सैडलर से अलग? इसने प्राइमरी शिक्षा पर तो ध्यान देने को कहा, लेकिन यह भी कहा कि जल्दबाजी में विस्तार या अनिवार्य शिक्षा लागू करने के बजाय गुणवत्ता यानी क्वालिटी सुधारने पर ज्यादा जोर होना चाहिए। अच्छा, मतलब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी। हाँ, और इसने एक और सुझाव दिया जो काफी विवादित भी रहा। वो क्या कहा? कहा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर पर सिर्फ उन्हीं छात्रों को जाने देना चाहिए जो उसके लिए योग्य हों। जो औसत छात्र हैं उन्हें 8वीं कक्षा के बाद ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यानी वोकेशनल कोर्सेज में भेज देना चाहिए ताकि वो कोई हुनर सीख सकें। और यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन को सीमित करने की बात कही ताकि भीड़ ना बढ़े और शिक्षा का स्तर बना रहे। तो एक तरह से ये शिक्षा को सीमित करने की बात कर रही थी। हाँ, आलोचकों ने यही कहा कि ये शिक्षा के प्रसार को रोकने की कोशिश है। ठीक है, अब आते हैं एक बिल्कुल अलग तरह की सोच पर। 1937 की वर्धा शिक्षा योजना, ये तो महात्मा गांधी से जुड़ी है। जी हाँ, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, इसे नई तालीम या बुनियादी तालीम भी कहते हैं। ये गांधी जी के विचारों पर आधारित थी और अक्टूबर 1937 में वर्धा में हुए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में सामने आई। इसका मूल सिद्धांत क्या था? इसका मूल सिद्धांत था किसी उत्पादक हस्तकला के माध्यम से सीखना। लर्निंग थ्रू अ प्रोडक्टिव क्राफ्ट के जरिए सीखना। मतलब कि बच्चे कताई, भुनाई, खेती, लकड़ी का काम या ऐसा ही कोई हाथ का काम करते हुए गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल सब सीखें। शिक्षा सिर्फ किताबी ना हो बल्कि जीवन से जुड़ी हो और बच्चे कुछ उत्पादन भी करें। और क्या-क्या था इसमें? इसमें 7 साल की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, पहले 8 साल की उम्र से बाद में 6 से 14 साल कर दिया गया। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो और पूरी शिक्षा किसी न किसी शारीरिक और उत्पादक कार्य के इर्द गिर्द केंद्रित हो। इसका मकसद क्या था? सिर्फ हुनर सिखाना? नहीं, सिर्फ हुनर सिखाना नहीं। इसका मकसद था शारीरिक और बौद्धिक श्रम के बीच जो भेद या पूर्वाग्रह है उसे तोड़ना, बच्चों में सामाजिक जागरूकता पैदा करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और एक अच्छा नागरिक बनाना। इसे लागू करने के लिए क्या हुआ? बनी तो उन्होंने इसे लागू करने की कोशिश भी की। लेकिन फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया और ये योजना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। अच्छा, अब जरा तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन की भी बात कर लें। उसका क्या हाल था ब्रिटिश राज में? तकनीकी शिक्षा का विकास बहुत ही सीमित और धीमा रहा, जरूरत के हिसाब से बहुत कम। कुछ संस्थान खुले थे? हाँ, कुछ खुले। जैसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में रुड़की में स्थापित हुआ। रुड़की? अच्छा। फिर 1856 में कलकत्ता इंजीनियरिंग कॉलेज। पूना में एक ओवरसियर स्कूल था, वो 1858 में पूना इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया। मद्रास यूनिवर्सिटी से जुड़ा गिंडी इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुला। और मेडिकल की पढ़ाई? मेडिकल ट्रेनिंग 1835 में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ शुरू हुई। और कृषि या दूसरे व्यावसायिक कोर्स? लॉर्ड कर्जन ने कृषि, इंजीनियरिंग वगैरह में पूरे व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने पर थोड़ा जोर दिया था। पूसा, बिहार में कृषि कॉलेज भी स्थापित किया गया था, लेकिन कुल मिलाकर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया गया। ठीक है, अब हम आज़ादी के करीब पहुंच रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1944 में एक और योजना आई थी, सार्जेंट योजना। हाँ, सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। इसे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CBABE ने तैयार किया था। जॉन सार्जेंट उस समय भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार थे। इसमें क्या प्रस्ताव थे? ये काफी महत्वाकांक्षी थी शायद। हाँ, ये काफी व्यापक योजना थी। इसमें 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी शिक्षा का इंतजाम। प्री प्राइमरी भी? हाँ। अच्छा। 6 से 11 साल के सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक, अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक या बुनियादी शिक्षा। सबके लिए मुफ्त और अनिवार्य? ये तो बड़ी बात थी। हाँ, फिर 11 से 17 साल के चुनिंदा बच्चों के लिए हाई स्कूल शिक्षा, जिसमें अकादमिक के साथ साथ तकनीकी और व्यावसायिक, टेक्निकल वोकेशनल धाराएं भी हों। और उसके बाद? हाई स्कूल के बाद 3 साल का यूनिवर्सिटी कोर्स। इसमें डिग्री कोर्स से पहले इंटरमीडिएट स्टेज को खत्म करने का प्रस्ताव था। इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य बहुत बड़ा था। 40 सालों के अंदर
भारत में शिक्षा का स्तर वैसा कर देना जैसा उस समय इंग्लैंड में था। 40 साल में इंग्लैंड के बराबर। लेकिन ये लागू हो पाई? ये सिर्फ एक योजना बनकर रह गई। इसके तुरंत बाद आज़ादी और देश का बंटवारा हो गया तो हालात बिल्कुल बदल गए। तो ये थी आज़ादी से पहले की कहानी। अब आज़ादी के बाद शिक्षा में क्या बड़े कदम उठाए गए? आज़ादी के बाद शिक्षा को राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत अहम माना गया। सबसे पहले 1948-49 में यूनिवर्सिटी शिक्षा पर रिपोर्ट देने के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग बना, राधाकृष्णन आयोग। राधाकृष्णन आयोग, इसने क्या सिफारिशें की? इसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन से पहले 12 साल की स्कूलिंग, प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन की सिफारिश की। उच्च शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य बताए: सामान्य शिक्षा, उदार शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। और यूनिवर्सिटी में भीड़ कम करने के लिए? हाँ, इसने कहा कि बड़ी संख्या में छात्रों को 10वीं और 12वीं के बाद सीधे विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों में भेजा जाना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटीज पर बोझ कम हो। इसने गांधी जी की नई तालीम से प्रेरित होकर रूरल यूनिवर्सिटीज यानी ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी सुझाव दिया। और इसी आयोग ने यूजीसी की सिफारिश की थी? जी हाँ, बिल्कुल। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) की स्थापना का विचार इसी आयोग की सिफारिश पर आया। यूजीसी कब बना और इसका काम क्या है? यूजीसी की औपचारिक स्थापना 1953 में हुई और 1956 में संसद के एक एक्ट द्वारा इसे एक स्वायत्त निकाय ऑटोनोमस बॉडी का दर्जा दिया गया। इसका मुख्य काम देश भर की यूनिवर्सिटीज में शिक्षा और शोध के मानकों का समन्वय करना, उनका निर्धारण करना और उन्हें बनाए रखना है। और ये यूनिवर्सिटीज को अनुदान यानी ग्रांट्स भी वितरित करता है। ठीक है। राधाकृष्णन आयोग के बाद सबसे महत्वपूर्ण शायद कोठारी आयोग माना जाता है, 1964-66। हाँ, कोठारी शिक्षा आयोग, कोठारी एजुकेशन कमीशन। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर DS कोठारी ने की थी, जो उस समय यूजीसी के चेयरमैन थे। इस आयोग को आज़ाद भारत का शायद सबसे व्यापक शिक्षा आयोग माना जाता है। क्यों? इसका दायरा क्या था? इसका दायरा बहुत बड़ा था। इसे भारत में शिक्षा प्रणाली के सभी पहलुओं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तकनीकी, कृषि, वयस्क शिक्षा, सभी की जांच करने और देश के लिए शिक्षा के विकास का एक सामान्य पैटर्न और नीतियां सुझाने का काम सौंपा गया था। इसने तो विदेशी विशेषज्ञों से भी सलाह ली थी। हाँ, इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ जैसे देशों के विशेषज्ञों के साथ साथ यूनेस्को के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थीं जिन्होंने हमारी आज की शिक्षा नीति को प्रभावित किया? कई अहम सिफारिशें थीं, जैसे 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ठीक है। टीचर्स के लिए? शिक्षकों के वेतन, सेवा शर्तों और उनकी शिक्षा प्रशिक्षण में सुधार। त्रिभाषा सूत्र यानी हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा को स्कूलों में लागू करना। और स्कूलों के स्तर पर एक कॉमन स्कूल सिस्टम अपनाने का सुझाव दिया ताकि सभी बच्चों को, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। और किन बातों पर जोर था? लड़कियों की शिक्षा, पिछड़े वर्गों और आदिवासी लोगों की शिक्षा पर विशेष जोर, विज्ञान की शिक्षा और शोध को बढ़ावा देना, और स्कूल और कॉलेज स्तर पर पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में कार्य अनुभव वर्क एक्सपीरियंस को शामिल करना। कोठारी आयोग की रिपोर्ट तो मील का पत्थर साबित हुई होगी। हाँ, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति काफी हद तक इसी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी और उसके बाद भी शिक्षा के विकास में इसकी रिपोर्ट का गहरा असर रहा है। तो ये थी शिक्षा की कहानी, एक लंबी यात्रा। अब जरा प्रेस यानी अखबारों की दुनिया की तरफ मुड़ते हैं। उसकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। बिल्कुल। शिक्षा की तरह प्रेस ने भी, खासकर भारतीय प्रेस ने, राष्ट्रीय चेतना जगाने और स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभाई। भारत में प्रेस की शुरुआत कब और कैसे हुई? भारत में प्रिंटिंग प्रेस तो पुर्तगाली पहले ही ले आए थे, लेकिन अखबार की शुरुआत हुई 1780 में, कलकत्ता से। 1780 किसने शुरू किया? जेम्स ऑगस्टस हिकी नाम के एक अंग्रेज ने। उन्होंने बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नाम से एक अंग्रेजी साप्ताहिक निकाला। अच्छा, पहला अखबार कैसा था ये? ये काफ़ी जिंदा दिल और मज़ेदार था, लेकिन ये अक्सर कंपनी के बड़े अधिकारियों और सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना करता था, निजी हमले भी करता था। तो फिर सरकार ने क्या किया? नतीजा ये हुआ कि सरकार इससे नाराज़ हो गई और सिर्फ 2 साल के अंदर ही 1782 में इसके प्रेस को जब्त करके इसे बंद करवा दिया गया। तो शुरुआत ही टकराव के साथ हुई। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन हिक्की ने रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद और भी अखबार निकले, जैसे
कलकत्ता गैजेट, मद्रास कुरियर, बॉम्बे हेरल्ड। ये तो अंग्रेजों के अखबार थे। भारतीयों ने कब शुरू किया? भारतीयों द्वारा या भारतीय भाषाओं में अखबार निकालने का सिलसिला थोड़ा बाद में शुरू हुआ, लेकिन जब शुरू हुआ तो उसने राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, भारतीय प्रेस ने तो लोगों को जगाने, जनमत बनाने और राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने में बहुत बड़ा काम किया। बिल्कुल, चाहे वो देसी भाषाओं के अखबार हों या अंग्रेजी में भारतीयों द्वारा निकाले गए अखबार। कुछ शुरुआती या महत्वपूर्ण नाम याद आते हैं? हाँ, कई हैं। जैसे 1857 के विद्रोह के समय पयाम आज़ादी का जिक्र मिलता है, जिसे नाना साहब पेशवा का पत्र माना जाता है। फिर बाद में जी सुब्रमण्यम अय्यर ने द हिंदू अंग्रेजी और स्वदेश मित्रन तमिल शुरू किया। द हिंदू, वो तो आज भी है। जी हाँ। फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी का द बंगाली, दादा भाई नौरोजी का वॉइस ऑफ इंडिया, मोतीलाल घोष का अमृत बाजार पत्रिका, जो पहले बंगाली और अंग्रेजी दोनों में था, फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात पूरा अंग्रेजी हो गया। अच्छा, और तिलक के अखबार? हाँ, बाल गंगाधर तिलक के केसरी मराठी में और महारत्था अंग्रेजी में। ये तो बहुत ही प्रभावशाली थे। इनके अलावा भी बहुत से अखबार और पत्रिकाएं थीं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया। तो ये अखबार सिर्फ खबरें नहीं देते थे, बल्कि लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करते थे, सरकार की आलोचना करते थे। बिल्कुल, वो राजनीतिक प्रचार करते थे, लोगों को संगठित करते थे और राष्ट्रवादी विचारधारा का निर्माण और प्रसार करते थे। जाहिर है सरकार को ये सब पसंद नहीं आया होगा, उन्होंने प्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश की होगी। बिल्कुल, जैसे जैसे प्रेस का प्रभाव बढ़ा, खासकर भारतीय भाषाओं के प्रेस का, वैसे वैसे सरकार ने उसे नियंत्रित करने के लिए कड़े कानून बनाने शुरू कर दिए। सबसे पहला कानून कब आया? सबसे पहले 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस सेंसरशिप एक्ट, सेंसरशिप ऑफ प्रेस लागू किया। सेंसरशिप एक्ट, ये क्यों लगाया गया? उस समय फ्रांस से हमले का डर था, तो इसे युद्धकालीन जरूरत बताकर लागू किया गया। इसमें प्री सेंसरशिप थी, यानी अखबार छापने से पहले सरकार के सेक्रेटरी को दिखाना पड़ता था। नाम छापना भी जरूरी था। ये कब तक चला? बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसे थोड़ा ढीला किया और 1818 तक ये खत्म हो गया। फिर 1823 में जॉन एडम्स, जो कुछ समय के लिए गवर्नर जनरल बने थे, उन्होंने लाइसेंसिंग विनियम लागू किए। लाइसेंसिंग मतलब लाइसेंस लेना जरूरी हो गया? हाँ, अब प्रेस शुरू करने या इस्तेमाल करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। बिना लाइसेंस के प्रेस चलाने पर 400 रुपये जुर्माना या जेल हो सकती थी। मजिस्ट्रेट को बिना लाइसेंस वाले प्रेस जब्त करने का अधिकार था। ये किस पर ज्यादा निशाना साध रहा था? ये मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं के अखबारों या भारतीयों द्वारा संपादित या चलाए जा रहे अखबारों के खिलाफ निर्देशित था। इसी कानून की वजह से राजा राम मोहन रॉय को अपना पारसी अखबार मिरातुल अकबर बंद करना पड़ा था। ये तो दमनकारी था। क्या इसमें कुछ ढील मिली? हाँ, 1835 में चार्ल्स मिटकाफ गवर्नर जनरल बने। वो प्रेस की आज़ादी के समर्थक थे। उन्होंने आते ही 1823 वाले इस आपत्तिजनक कानून को रद्द कर दिया। अच्छा, इसीलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने एक नया प्रेस एक्ट 1835 पास किया, जिसमें सिर्फ ये जरूरी था कि प्रिंटर या प्रकाशक अपने प्रेस के पते की सही जानकारी सरकार को दे, बस। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि अगले कई सालों तक भारत में अखबारों का तेजी से विकास हुआ। नए नए अखबार निकले। लेकिन ये आज़ादी ज्यादा दिन नहीं चली होगी। 1857 आ गया। हाँ, 1857 के विद्रोह ने सब कुछ बदल दिया। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को लगा कि प्रेस, खासकर भारतीय भाषाओं का प्रेस, बगावत को हवा दे रहा है। इसलिए 1857 में लाइसेंसिंग अधिनियम, लाइसेंसिंग एक्ट फिर से लागू कर दिया गया। फिर से लाइसेंस? हाँ, इसने मेटकाफ एक्ट वाले प्रावधान तो रखे ही, साथ में लाइसेंसिंग की पाबंदियां फिर से लगा दी। सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वो किसी भी समय किसी भी किताब, अखबार या छपी हुई सामग्री के प्रकाशन और प्रसार को रोक सकती है। ये 1 साल के लिए था, लेकिन प्रेस पर शक की नजर बनी रही। इसके बाद 1867 में एक और कानून आया, पंजीकरण अधिनियम। जी, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। इसने मेटकाफ एक्ट की जगह ली। ये कानून आज भी कुछ संशोधनों के साथ लागू है। ये कैसा था? पाबंदी लगाने वाला या कुछ और? ये प्रतिबंधात्मक कम और नियामक ज्यादा था। मतलब इसका मकसद प्रेस को दबाना नहीं, बल्कि उसको रेगुलेट करना था। इसमें क्या करना होता था? इसके तहत हर किताब या अखबार पर प्रिंटर, प्रकाशक का नाम और प्रकाशन की जगह छापना अनिवार्य था, और प्रकाशन के 1 महीने के अंदर उसकी एक कॉपी स्थानीय सरकार को मुफ्त में जमा करनी होती थी। ठीक है, लेकिन असली सख्ती तो शायद 1878 में आई, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। हाँ,
वो भारतीय प्रेस के इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878, इसे गैगिंग एक्ट यानी मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा गया। ये लॉर्ड लिटन के समय आया था। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट मतलब ये सिर्फ देसी भाषाओं के प्रेस के लिए था? हाँ, यही इसकी सबसे भेदभावपूर्ण बात थी। ये सिर्फ भारतीय भाषाओं के अखबारों को निशाना बनाने के लिए लाया गया था। अंग्रेजी प्रेस इसके दायरे से बाहर था। इसमें था क्या ऐसा? इसने जिला मजिस्ट्रेट को बहुत ज्यादा शक्तियां दे दी। वो किसी भी वर्नैक्युलर अखबार के प्रिंटर और प्रकाशक को बुलाकर उनसे एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करवा सकता था या सिक्योरिटी यानी जमानत जमा करने को कह सकता था। किस बात की जमानत? इस बात की कि वो सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने वाली या विभिन्न धर्मों, जातियों या नस्लों के लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने वाली कोई सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे। और अगर कोई अखबार ऐसा करता तो मजिस्ट्रेट पहले उसे चेतावनी दे सकता था। अगर फिर भी ना माने तो उसकी जमानत जब्त कर सकता था और बार बार उल्लंघन करने पर प्रेस के उपकरण भी जब्त कर सकता था। और क्या इसके खिलाफ अपील हो सकती थी? नहीं, यही सबसे खतरनाक बात थी। मजिस्ट्रेट की कार्रवाई अंतिम होती थी और उसके खिलाफ किसी अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती थी। बाप रे! तो क्या इससे बचने का कोई रास्ता था? हाँ, एक रास्ता था। अगर अखबार छापने से पहले उसकी प्रूफ कॉपी सरकारी सेंसर को जमा करा दे और सेंसर उसे पास कर दे तो उस अखबार पर यह एक्ट लागू नहीं होता था। इसका बहुत विरोध हुआ होगा। जबरदस्त विरोध हुआ, भारत में और ब्रिटेन में भी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले भारतीय पत्रकार थे जिन्हें जेल हुई। आखिरकार जब 1880 में सरकार बदली और लॉर्ड रिपेन वायसरॉय बने तो उन्होंने 1882 में इस बदनाम एक्ट को निरस्त कर दिया। चलो, कुछ राहत मिली। लेकिन क्या सरकार ने फिर कोशिश नहीं की प्रेस को दबाने की? कोशिशें जारी रही, खासकर जब राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हुआ। 1908 में न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट आया। 1908 का एक्ट, ये क्यों आया? ये उस समय बढ़ रही उग्रवादी राष्ट्रवादी गतिविधियों के जवाब में था। स्वदेशी आंदोलन के बाद माहौल गर्म था। इस एक्ट ने मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दिया कि वो उन प्रेस की संपत्तियों को जब्त कर सकते हैं जो हत्या या हिंसा के अन्य कृत्यों को उकसाने वाली आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करते हैं। और इसके बाद 1910 में भी एक एक्ट आया? हाँ, इंडियन प्रेस एक्ट 1910। इसने तो 1878 वाले वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट की कई दमनकारी बातों को फिर से जिंदा कर दिया। अच्छा, क्या क्या था इसमें? 1000 रुपए तक की सिक्योरिटी मांग सकती थी। बाप रे! मतलब अखबार चलाना बहुत मुश्किल हो गया होगा। हाँ, बहुत मुश्किल। सरकार की परिभाषा में आपत्तिजनक सामग्री का दायरा बहुत बड़ा था। इसमें सरकार की आलोचना, राजा के प्रति नफरत फैलाना या नेटिव प्रिंसेस, जजों, पब्लिक सर्वेंट्स पर हमला करना या विभिन्न वर्गों में दुश्मनी फैलाना सब कुछ आ जाता था। और इसमें भी अपील का अधिकार नहीं था? अपील का अधिकार था, लेकिन बहुत सीमित। और प्रिंटर को हर अखबार की 2 प्रतियां स्थानीय सरकार को मुफ्त में जमा करनी होती थी। इस एक्ट का बहुत दुरुपयोग हुआ और कई अखबारों को बंद होना पड़ा। ये कानून कब हटे? 1921 में, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक प्रेस कमेटी बनी। उसकी सिफारिशों पर 1908 और 1910 वाले इन दोनों एक्ट्स को निरस्त कर दिया गया। तो फिर से प्रेस को थोड़ी आज़ादी मिली? हाँ, कुछ सालों के लिए। लेकिन जैसे 1930-31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, सरकार फिर से सख्त हो गई। फिर से नया कानून? हाँ, 1931 में इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट पारित किया गया। इसने 1910 वाले एक्ट से भी ज्यादा व्यापक शक्तियां प्रांतीय सरकारों को दे दी ताकि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार को दबा सकें। ये इमरजेंसी पावर्स एक्ट, इसमें क्या था? इसमें कांग्रेस के साहित्य को छापना या उसका प्रचार करना अपराध बना दिया गया। इसे 1932 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए और भी सख्त बनाया गया। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तो हालात और बिगड़ गए। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत प्री सेंसरशिप फिर से लागू कर दी गई। प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में संशोधन करके उन्हें और कड़ा बना दिया गया। कांग्रेस की गतिविधियों पर क्या असर पड़ा? अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के बाद तो कांग्रेस की गतिविधियों से संबंधित सभी समाचारों का प्रकाशन ही अवैध घोषित कर दिया गया। कई राष्ट्रवादी अखबारों ने विरोध में प्रकाशन बंद कर दिया। तो आजादी के बाद इन दमनकारी कानूनों का क्या हुआ? आजादी मिलने से ठीक पहले मार्च 1947 में अंतरिम सरकार ने एक प्रेस इंक्वायरी कमेटी का गठन किया। इसका काम क्या था? इसका काम था मौजूदा प्रेस कानूनों की जांच करना
और उन्हें संविधान द्वारा प्रस्तावित मौलिक अधिकारों, खासकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अनुरूप बनाने के लिए सिफारिशें देना। समिति ने क्या सिफारिशें दी? समिति ने 1931 वाले इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट को निरस्त करने की सिफारिश की। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह और 153A विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना में संशोधन का सुझाव दिया और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट में भी संशोधन की सिफारिश की। तो ये थी प्रेस की कहानी, लगातार संघर्ष और जुझारूपन की कहानी। हाँ, एक तरफ सरकार का नियंत्रण और दमन, दूसरी तरफ प्रेस की आजादी और राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद करने की कोशिश। तो आज हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शिक्षा एक लंबी और कह सकते हैं उतार चढ़ाव भरी यात्रा से गुजरी। शुरू में उपेक्षा हुई, फिर मैकाले और वुड्स डिस्पैच जैसे बड़े पड़ाव आए जिन्होंने व्यवस्था की नींव रखी, और फिर आजादी के बाद कोठारी आयोग जैसे प्रयासों ने उसे आगे बढ़ाया। बिल्कुल। और साथ ही हमने प्रेस के संघर्ष को भी देखा, कैसे उसने राष्ट्रवादी विचारों को आवाज दी, लोगों को जोड़ा, और कैसे उसे बार बार कड़े कानूनों और सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। ये वास्तव में शक्ति, सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच एक निरंतर चलने वाली कश्मकश थी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि औपनिवेशिक काल की ये जो शैक्षिक और मीडिया संरचनाएं बनी, अपनी तमाम अच्छाइयों और कमियों के साथ उन्होंने आधुनिक भारत की नींव को किस तरह से आकार दिया होगा, और उनका प्रभाव आज भी हमारी व्यवस्था, हमारी सोच पर कितना महसूस किया जाता है। ये एक विचार है जिसे हमारे सुनने वाले अपने मन में रख सकते हैं। बिल्कुल। इतिहास को जानना सिर्फ अतीत को जानना नहीं है, यह हमें वर्तमान को समझने और भविष्य के लिए सोचने की दृष्टि भी देता है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आए या इसने आपकी परीक्षा की तैयारी में किसी भी तरह से मदद की, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर पर हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और हाँ, इस तरह की और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए परीक्षा स्टडी वॉल्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।